हेलो बच्चों, तो आज हम नया चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट दो तरह का हो सकता है और दो तरह का हमारे सिलेबस में है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट का नाम है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, एक पार्ट का नाम है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट के कुछ पार्ट को देखेंगे। ओके, तो जैसे आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि सबसे पहला हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, व्हाई वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो सी, किसी भी बिजनेस का आप लोगों ने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट होता है। अब हमने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना प्रॉफिट नहीं कमाया, कितना लॉस हुआ, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये जानने के लिए हम बेसिकली अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, हमारा पर्पस क्या होता है? ये जानना कि हम साल भर में हमारा ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या रहा, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहा, और वो कैलकुलेट करने के लिए जो चीज हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो सी, हम साल भर बहुत सारा बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, सामान परचेज करते हैं, सेल करते हैं, एक्सपेंसेस इनकर करते हैं। तो एट द एंड हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज आवर परफॉर्मेंस इन द बिजनेस। जैसे तुम लोग भी साल भर जो पढ़ते हो तो हम क्या करते हैं, ईयर के एंड में स्कूल कॉलेज तुम्हारा एग्जाम लेता है। क्यों एग्जाम लेता है? उनका मेन मकसद या पर्पस होता है ये चेक करना कि तुम कितने अच्छे से अपना स्टडी कर रहे हो। सिमिलरली हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हम ईयर के एंड में क्या करना चाहते हैं, हम परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, जैसा हमारा परफॉर्मेंस स्कूल से मेजर होता है वैसे ही हम मेजर करना चाहते हैं बिजनेस में भी। अब हम परफॉर्मेंस दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही, यानी कि अगर मैं बोलूं कि हमारा ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या रहा, हमने जो बिजनेस किया उस बिजनेस की वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पहला ये जानना चाहते हैं। दूसरा, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? नॉर्मली हम ये जानना चाहते हैं कि हम, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो हमारी औकात क्या है एक साल बिजनेस करने के बाद, यानी कि हमने बिजनेस करके कितने एसेट्स क्रिएट किए, कितने एसेट्स बनाए और हम पे कितनी लायबिलिटीज चढ़ गई, हमारा कितना हमने लायबिलिटीज क्रिएट किया, ये पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन से। प्रॉफिट से क्या पता चलता है कि हमने बिजनेस करके क्या किया। ओके, अब प्रॉफिटेबिलिटी हम बेसिकली तो देखो, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम टू टाइप्स के बेसिकली प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, हालांकि कभी कभी हम इसे तीन तरह का प्रॉफिट बोलते हैं, कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम प्रॉफिट निकालते हैं दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, एक और हम प्रॉफिट निकालते हैं एंड दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। आने वाले क्लासेस में तुम समझोगे दोनों फर्क क्या है। अब तुम्हारे मन में प्रश्न उठेगा, इससे दो प्रॉफिट क्यों निकालते हैं? तो देखो, इससे पता चलता है, अगर मैं शुद्ध भाषा बोलूं, इससे पता चलता है कि हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी क्या है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं क्या ये बिजनेस मॉडल ठीक है कि नहीं, और दूसरी नेट प्रॉफिट से पता चलता है ओवरऑल पोजीशन। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, और इससे क्या पता चलता है? ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट से पता चलता है कि जो हम सामान परचेज करके ला रहे हैं और जो सामान को सेल कर रहे हैं, इस एक्टिविटी से ऑन टोटल हम कितना अर्न करें, दैट्स ग्रॉस प्रॉफिट। और इस सामान सेल परचेज करने के चक्कर में हमारे बहुत सारे और खर्चे होते हैं, जैसे हमें एक ऑफिस मेंटेन करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, हमारी स्टेशनरी लग जाती है। अगर ये सारा खर्चा काटेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पॉकेट में कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। आई होप यहां तक क्लियर? ओके, सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि दो डुअल पर्पस ऑफ
सॉल्व करता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पहला, इससे पता चलता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, और दूसरा हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसके लिए हम दो चीजें बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वी कैन से कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, दूसरे को बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट। अब देखो, जो इनकम स्टेटमेंट हमारा है, इसमें भी हम दो तरीके से दो चीज या दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब हम दो क्यों बनाते हैं? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम दो प्रॉफिट निकालते हैं, तो यहां से ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और इससे पता चलता है हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। डन। सो अभी हमने डिस्कस किया कि हम इनकम स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट का नाम था ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या क्या निकलता है, क्यों बनाते हैं? इससे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बहुत डिटेल बात करने वाले, सो डोंट वरी, ठीक है। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि सबसे पहले इससे कि हम ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सीखें, कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, ठीक है, जो ये पूरे फाइनल अकाउंट बनाने में, खासकर ट्रेडिंग पर बनाने में ये काम आने वाला है। तो सम बेसिक प्रिंसिपल जान लेते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। जब मैं बोल रहा हूं फाइनल अकाउंट, तो यहां मीन करना कि मैं ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो हम प्रिंसिपल यहां फॉलो करने वाले हैं, वो ये है कि यहां पे हम कॉन्सेप्ट कौन से यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। अगेन मैं फाइनल अकाउंट जब बोल रहा हूं, तो यहां मैं मीन कर रहा हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है। एक का नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, दूसरा मैचिंग कॉन्सेप्ट, तीसरा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, बहुत बार इसे कन्वेंशन भी बोला जाता है। अब याद करो, इसे हमने अपने 11th में डिस्कस किया था। एक बार मैं फटाफट थोड़ा सा रिकॉल करता हूं। देखो, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम पूरे बिजनेस के लाइफ को स्मॉल इक्वल डिटरमिनेबल पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। तो यहां जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, जो चीजें रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो ईयर वाइज रिकॉर्ड करने वाले हैं। यानी अकाउंटिंग पीरियड क्या करता है, क्या बोलता है, हम यहां इंफॉर्मेशन ईयर वाइज रिकॉर्ड करने वाले हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट याद करो, क्या बोलता है, ये बोलता है ऑल एक्सपेंसेस ऑफ अ पार्टिकुलर पीरियड must be match with all revenue earned during such period. ओके, अब याद करो प्रूडेंस कन्वेंशन क्या बोलता था, ये हमें बोलता था कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, जो प्रोस्पेक्टिव लॉसेस है, वो अभी रिकॉर्ड करो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले गेन जब होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। यानी ये बोलता था रिकॉर्ड्स ऑल आई होप यहां तक डाउट नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल जो हम यहां फॉलो करने वाले हैं कि
इन फाइनल अकाउंट, देखो हम फाइनल अकाउंट में क्या करने वाले हैं, हम किसके प्रॉफिट निकालने वाले होते हैं, दो लोग बहुत आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक कौन बोलते हैं बिजनेस और बिजनेसमैन, ओनर और उसका बिजनेस। हमने फर्स्ट क्लास में 11 में सीखा था, मैं याद हुआ तो कॉन्सेप्ट बताया था कि अकाउंटिंग में हम बिजनेस के अकाउंटिंग करते हैं, नॉट द बिजनेसमैन। ये बात कौन बोलता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। तो सिमिलरली यहां पे हम जो भी कैलकुलेट करने वाले प्रॉफिटेबिलिटी, हम ये प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने वाले हैं बिजनेस की, नॉट बिजनेसमैन। इसीलिए जितने भी एक्सपेंसेस तुम्हें इन ट्रायल बैलेंस में बिजनेसमैन से रिलेटेड मिलेगा उसे हम सेपरेट कर देंगे, वो ये कहीं भी फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। ओके ओके, सो हमने डिस्कस किया कि क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, कौन से रूल्स फॉलो करने। तो पहला ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ठीक है, पहला अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक पूरे लाइफ ऑफ द बिजनेस को हमें पार्ट पार्ट डिवाइड करना चाहिए, स्मॉल पार्ट में, ईच पार्ट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग ईयर। इसके हिसाब से हमें सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू ईयर वाइज रिकॉर्ड करने चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड में जितने भी एक्सपेंसेस हुए दैट शुड बी मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। ओके, प्रूडेंस कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को तो रिकॉर्ड अभी कर लो, फ्यूचर में होने वाला गेन जब होगा तो रिकॉर्ड करना। दूसरा, हम फाइनल अकाउंट देखो क्यों बनाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, ये हम बनाते हैं टू प्रिपेयर टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन किसकी प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की या बिजनेसमैन की? तो आंसर है इट इज ऑफ बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन। इसीलिए ये जरूरी है कि हम सारे पर्सनल एक्सपेंसेस जो बिजनेसमैन का है, जो प्रोप्राइटर का है, वो सेपरेट कर दें फ्रॉम द बिजनेस। अब देखो ये क्या क्या हो सकता है, तुम पूछो सर इसका एग्जांपल, तो ये है एग्जांपल जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मान लो हमने पे किया और बिजनेस में चार्ज कर दिया। इनकम टैक्स, ड्रॉइंग्स एंड रेसिडेंशियल एक्सपेंसेस, ये जहां भी दिया होगा फाइनल अकाउंट में यानी कि ट्रेडिंग पीरियड में कहीं भी नहीं आएगा। दूसरा, अ डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। हमने याद करो फर्स्ट चैप्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत काम किया है, बहुत डिटेल डिफरेंशिएट करना सीखा है। यहां पर ट्रेडिंग और पीरियड बनाते वक्त ओनली रेवेन्यू आइटम आता है, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। ओके, जितने भी कैपिटल आइटम है, चाहे कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारे बैलेंस शीट के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, इनकम एक्सपेंसेस ऑफ रिलेटेड पीरियड इज ओनली टेकन। उस रिलेटेड पीरियड का मतलब हुआ जिस पीरियड का तुम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो। से हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करें 2020 का, तो हमें 2020 के जितने भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू होंगे उनसे मतलब है, चाहे वो पेमेंट हुआ हो या पेमेंट ना हुआ हो। अगर हमें किसी भी तरीके से 2021 का या 2019 का एक्सपेंसेस या रेवेन्यू दिया हो, उसे हम इग्नोर करेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। एनी डाउट? सो जस्ट कॉपी कर लो। सो नेक्स्ट हम पार्ट में आएंगे, इसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या है जान लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या हमने डिस्कस किया, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। सिंपली देखो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, मान लो से मैंने एक सामान परचेज किया 100 रुपए में, ठीक है, क्या, दोबारा सुनो, मैंने इस साल हमने सामान परचेज किया 100 रुपए का, 10 रुपए का सामान पिछले साल का हमारे पास था, जिसे हम क्या बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओके, लाने में हमारा खर्चा हो गया मान लो 15 रुपया। ओके, सो परचेज फॉर 100 रुपीज, ओपनिंग स्टॉक वाज फॉर 10 रुपीज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 15। टोटल कितने हो गए 125। ये जो 125 है इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। से इसको हमने बेचा 150 में, ठीक है। अब हमारा खर्चा हुआ 125 और बेचा कितने में 150 में, तो डिफरेंस 25 है, दैट डिफरेंस कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। हालांकि मैंने एग्जांपल में माना कि सारा सामान बिक गया, जो सामान बच जाता कुछ पार्ट दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है हम पढ़ेंगे। सो जितना में हमने सामान को सेल किया माइनस जो हमने सामान सेल किया उसका कॉस्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हुआ, दैट डिफरेंस कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट क्या जाना हमने, इट इज द एक्सेस ऑफ नेट सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, नेट सेल का मतलब क्या हुआ, हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। सिंपली मान लो हमने सामान 1000 का बेचा था ऑन कैश, 1500 का बेचा था ऑन क्रेडिट, लेकिन 200 का सामान रिटर्न आ गया, तो 1000 प्लस 1500 2500, 200 का रिटर्न आ गया, यानी टोटल हमारा सेल कितना हुआ 2300, दैट इज कॉल्ड नेट सेल। ओके, इसे हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, ओके तो हमने क्या डिस्कस किया, इन अदर वर्ड्स इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल जो एक्सेस होगा किसके ऊपर, ओवर टोटल ऑफ डेबिट साइड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये कहां जाता है, तो इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है ग्रॉस लॉस। जस्ट ऊपर का अपोजिट, यानी कि इट इज द एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर नेट सेल्स। से हमने सामान सेल किया, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, 1000 कैश, 1500 क्रेडिट, 200 सामान रिटर्न आ गया, एंड 2300 इज आवर नेट सेल्स। लेकिन सामान ला के बेचने तक जो हमारा कॉस्ट था दैट इज 3000, तो जो 7 डिफरेंस आया इस पर हमारा कॉस्ट ज्यादा है, किससे, नेट सेल्स से, तो दैट 7 इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। इसे हम अदर्स में क्या बोलते हैं, जस्ट अपोजिट। सो इन अदर वर्ड्स इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल ऑफ डेबिट साइड। इस बार टोटल ऑफ डेबिट साइड ज्यादा है ओवर क्रेडिट साइड, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस कॉल्ड ग्रॉस लॉस। एनी डाउट? ओके, सो हम ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जनरली इसके दो मेथड है, एक इक्वेशन मेथड और दूसरा नाम है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ये ज्यादा पॉपुलर मेथड है। ओके, हाउएवर वी कैन आल्सो कैलकुलेट फ्रॉम इक्वेशन। ओके, सो जस्ट कॉपी कर लो। सो अब आते हैं, अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो बाय इक्वेशन, तो इक्वेशन होता है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले जानते हैं कि नेट सेल का मतलब क्या हुआ, तो इसमें आता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, जिसे हम सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। ओके, सिमिलरली हमारा निकलता है नेट परचेज। इसमें भी क्या आएगा, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सो एक बार समझ लेते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है। देखो, ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का जो स्टॉक हमारे पास बच गया होगा वो इस साल का स्टार्टिंग में होगा, दैट्स कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। से अगर मान लो पिछले साल का 10,000 का सामान हमारे पास था, इस साल हमने परचेज किया 1 लाख का सामान, और कितना हो गया 1,10,000। सामान अपने दुकान तक लाने में खर्चे हो गए मान लो से 15,000। कितना हो गया 10,000 था, 1 लाख का हमने और परचेज किया, 15,000 खर्चा हो गया कौन सा, सामान अपने दुकान तक लाने में, एंड दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है बहुत डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है मैं इतना अच्छा बताऊंगा, तुम इतना कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हारा बिल्कुल डाउट ना रहे। ओके, सो ये हो गया 1,25,000। मान लो उसमें से 20,000 का सामान अभी भी नहीं बिका, दुकान में रखा हुआ है। सो जितना का सामान इस साल बिका उसका कॉस्टिंग कितना हो गया, से 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 15,000 माइनस कितना का सामान बचा है 20,000 का, यानी 1,05,000 का सामान हमारा बिका। या अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो सेल हुआ है उस सेल का कॉस्टिंग कितनी थी, दैट इज 1,05,000। अब सोचो 1,05,000 कैसे आया, ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट का बच गया था, प्लस हमने परचेज लिया और 15,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किया, माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्यों माइनस कर दिया, बिकॉज ये इस साल बिका नहीं है, इसलिए हमने क्या किया माइनस कर दिया। अब मान लो हमने जो डिस्कस किया निकला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,05,000, इसी चीज को हमने बेचा है 1,30,000 में, जो 25,000 हुआ दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आया, नेट सेल कितना हो गया 130, हमारे एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया 1,05,000, डिफरेंस इज 25,000 इज और ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप समझ में आया। ओके, सो ये तो पहला हुआ बाय इक्वेशन मेथड। दूसरा आते हैं बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले कुछ चीजें इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, सॉरी, पहले हम इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, देन हम वी विल प्रिपेयर फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। इसको रब कर दूं, मेन टॉपिक क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें हम कुछ मेन चीजें डिस्कस करेंगे और याद रखना हमारा जो एमसीक्यू आता है इनसे कवर्ड होगा। तो पहला, ये कौन से स्टेज में आता है, दूसरा ये है क्या, यानी कि मिनी, हम इसे क्यों बनाते हैं यानी कि इसका पर्पस क्या है, नेक्स्ट इसका नेचर क्या होगा और इसका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, और वो बैलेंसिंग फिगर कहां ट्रांसफर होगा, ये चीजें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल गो फॉर आवर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपरेशंस। सो ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ बेसिक चीजें आप जानते हैं। सबसे पहला स्टेज तो ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का ये सबसे पहला स्टेज है। ओके, दूसरा इसका मीनिंग, दो नॉर्मली ट्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, है ना। सो एक ऐसा अकाउंट जो ये बताता है कि बाइंग सामान खरीद के बेचने से हमारा फायदा कितना हुआ या नुकसान कितना हुआ। इन अदर वर्ड्स, इट इज अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू शो और कैलकुलेट और असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब आगे हम पर्पस, आखिर ये बनाते क्यों है, जैसा कि यहां मीनिंग में ऑलरेडी क्लियर है। पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट is to ascertain gross profit और ग्रॉस लॉस। नेचर, इसका नेचर क्या है,
तो ये एक इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, इसका बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? इसका बैलेंसिंग फिगर या तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर डेबिट साइड में आया तो, या फिर ग्रॉस लॉस अगर क्रेडिट साइड में आया तो। इसका बैलेंसिंग फिगर कहां ट्रांसफर होता है? तो बैलेंसिंग फिगर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है इट इज ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड अगर ग्रॉस लॉस है तो ये ट्रांसफर्ड होगा डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं किसमें रिकॉर्ड क्या होता है। what is recorded in it, so yeah, what to record? तो इसके हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसके डेबिट में हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इससे हम रिकॉर्ड करते हैं इन डिटेल्स, यानी सेम इक्वेशन को अगर हम अकाउंट में प्लॉट करें तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है। सो नेक्स्ट आ गए हम ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके प्रोफार्मा में देखो सिंपली क्या होगा, ये पापा होगा। पापा मतलब पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखने वाले हैं? पार्टिकुलर अमाउंट अब देखो सबसे पहले हम यहां लिखने वाले हैं टू ओपनिंग स्टॉक। क्या इसे हम सेकंड में लिख सकते हैं? आंसर नहीं, सबसे पहला आइटम डेबिट साइड का हमारा होगा ओपनिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम वो सामान बेचना चाहते हैं जो पहले से हो, अदरवाइज से खराब होने के चांसेस ज्यादा होता है। दूसरा हम यहां लिखेंगे टू परचेज, लेकिन डिटेल में। सो सबसे पहला कैश परचेज, इसमें हम ऐड कर देंगे क्रेडिट परचेज और लेस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड। फिर यहां हम डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्रेडिट साइड में आएगा सेल्स, यहां भी सबसे पहला कैश से ऐड कर देंगे, ओके। नेक्स्ट क्या डालेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक, ओके, दैट्स इट। इसके अलावा एक भी आइटम एक्स्ट्रा इस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, ठीक है। ये जो हमने लिखा है यहां पर, दिस इज कॉल्ड नेट सेल्स। अब देखो अगर बैलेंसिंग फिगर यहां आया तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट।
ठीक है, जो कहा जाएगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इधर कुछ बैलेंस शीट फिगर आया तो लिखेंगे ग्रॉस लॉस। बैलेंस शीट फिगर याद है ना, लेजर में हमने सीखा था कैसे इसका टोटल माइनस से टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो यहां लिखेंगे, से इसका टोटल, ये टोटल ज्यादा है इधर कम हो रहा है तो यहां लिखेंगे। ओके, अब हम एक एक करके डिटेल्स आइटम में आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के, ठीक है, जैसे कि डेट एक्सपेंसेस अब क्या होता है और कितने चीजें इनमें आती हैं, बहुत डिटेल में फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट डिस्कस हम करने वाले हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करें एंड कुछ नंबर्स ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर डिटेल ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में और डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल्स के एलिमेंट्स के बारे में और कितना आइटम आ सकते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो यू ऑल नेक्स्ट वीडियो।